Hello bachon, let's see the question. The question says that each of these question contains two statements, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the course from the A, B, C, D given below. यहाँ पे ये दिया हुआ है, उन लोग को दो स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक सही है जो कि हम लोग को चूज करना। तो ये चारों ऑप्शन क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, असर्शन गलत है, रीजन सही। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या क्या है, असर्शन में देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू रो इंटू में जे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये रेसिस्टिविटी इंटू में करंट डेंसिटी। द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। रीजन में क्या दिया हुआ है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फील्ड देन द मटेरियल ओबेज ओम्स लॉ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी रेसिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का, वो जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अप्लाई किया जा रहा है उससे अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करने लगता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इनमें से कौन सा है कौन गलत हुआ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर की कंसेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा ओम्स लॉ इन वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म्स हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो पता है वो क्या पता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ये जो है मोस्ट कॉमन है ओम्स लॉ का फॉर्म। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं तो समझो कैसे मैनिपुलेट करें वो हम लोग देखेंगे पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आर है, आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, रो और एल को रहने देते हैं। एरिया क्या लिख सकते हैं, विड्थ इंटू में थिकनेस। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये रो एल अपॉन में विड्थ अपॉन थिकनेस। ठीक है, इसको मान लीजिए ऑप्शन नंबर टू हो गया। ठीक है, तो इसको अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे वो फिर आई क्या हो जाएगा, वो होगा आगे जाके वी इज इक्वल टू आई इंटू में रो एल अपॉन विड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, ये हो रहा है। और आई अपॉन में ए जो होता है, ये आई अपॉन में विड्थ क्या है, थिकनेस, आई अपॉन ए जो है ये करंट डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आई अपन विड्थ में थिकनेस क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, तो जे इंटू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो तो रहेगा ही, रो इंटू में एल। ओके, और वी बाई एल को अगर इधर लिया है ये क्या हो जाएगा, वी बाई एल इज इक्वल टू रो इंटू में जे। ठीक है, और इसको और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम लोग, वी बाई एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू में बाई सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फील्ड, और ये जो हो जाएगा करंट। ओके, और ये जो होगा ये रो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्म कैसा है, कब हम फिर से देख लेते हैं। वी इक्वल टू आई आर जो ओम्स लॉ का मोस्ट कॉमन फॉर्म है। यहाँ पर आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए लिख सकते हैं, एरिया को विड्थ में थिकनेस। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन में विड्थ में थिकनेस हो गया। यहाँ पर इसको अगर वापस इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो वी इक्वल टू आई इंटू में आर, आर का ये फॉर्म इसे थे जो यहाँ पर हम लगाया था इक्वेशन नंबर टू में, रो एल अपॉन विड्थ इंटू में थिकनेस, और विड्थ इंटू में थिकनेस आई अपॉन में एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है जे, उसको जे लिखते हैं रो इंटू में एल, और ये एल को अगर इस साइड लाते हैं तो वी बाई एल, वी बाई एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इज इक्वल टू रो इंटू में जे। और उसको अगर वी बाई एल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्लेस किए तो रो इंटू में जे। ये जो हम लोग का इक्वेशन आ गया। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ, इज इक्वल टू रो इंटू में जे इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं इट इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ तक हम डिराइव कर देते हैं। अससन जो अससन तो सही है। ठीक है, रीजन में क्या दिया हुआ है, if the resistivity of the conducting material is independent of the direction of electric direction and magnitude of applied field then material obeys ohms law। यहाँ पर ये बोला है कि जो भी इसका रेसिस्टिविटी है वो अगर डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर आपका ओम्स लॉ को वो फॉलो करता है। ठीक है, तो लेकिन ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। V इज इक्वल टू आई दोज मटेरियल्स who follow this equation obeys ohms law। ठीक है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ना कि वो जो है डायरेक्शन से, डायरेक्शन का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन जाए रेसिस्टिविटी होगा ही। तो ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है डायरेक्शन का मतलब
से इंडिपेंडेंट हो जाए तभी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या, असर्शन सही है और रीजन गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।